नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज में आपके साथ सागर मिश्रा। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की मौजूदा सरकार की अंतिम कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस बैठक में विधानसभा भंग करने का निर्णय लिया गया। वहीं मौजूदा सरकार का कार्यकाल भी समाप्त हो गया और राज्य में नई सरकार के गठन का रास्ता भी साफ हुआ। नीतीश कुमार कैबिनेट की बैठक के निर्णय से राज्यपाल को अवगत कराने राजभवन पहुंचे नीतीश कुमार इस दौरान राजभवन के हालातों का जायजा लिया। पटना से संवाददाता शशांक ने देखिए आप। कैबिनेट की आखिरी बैठक खत्म हो चुकी है। इस वक्त सीएम आवास में बिहार कैबिनेट की बैठक हो रही थी और बिहार कैबिनेट की बैठक के बाद इस विधानसभा को भंग करने का निर्णय लिया गया है और कुछ ही पलों बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक अन्य मार्ग से निकलकर इस राजभवन में जा सकते हैं और इस राजभवन में इसमें पूरी गहमा गहमी बढ़ गई है। पूरी तरह से सीएम सिक्योरिटी तैनात हो गई है। वहीं गवर्नर की सिक्योरिटी भी यहाँ पे तैनात की गई है। देखिए, इस वक्त हम राजभवन में हैं, राजभवन के सामने पर खड़े हुए हैं। देखिए, सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नीतीश कुमार को एक तरह से कहा जाए एनडीए को बहुमत मिला है। 125 सीटें एनडीए को मिली हैं और आज एनडीए विधायक दल के सभी प्रमुख नेता जो है वो नीतीश कुमार के एक अन्य मार्ग पहुंचे थे और वहां पर अन्य मार्ग में उन्होंने बैठक की थी। कुछ ही पलों बाद अब सीएम का काफिला, चूंकि अन्य मार्ग में वहां बैठक के बाद ये तय हुआ है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनेगी। 15 तारीख को यानी परसों रविवार को बिहार के जितने विधायक दल हैं उसकी बैठक होगी और सीएम नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री घोषित किया जाएगा। मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाएगा और उसके बाद वो राज्यपाल को अपना ज्ञापन देंगे, अपना दावा पेश करेंगे। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर ये कि कुछ ही पलों बाद, जी हाँ, कुछ ही पलों बाद देखिए पूरी सिक्योरिटी अलर्ट हो गई है। कुछ ही पलों बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पर पहुँच सकते हैं। राजभवन में पूरी तरह से गहमा गहमी है इस वक्त और ये कहा जाए कि नई सत्ता यानी बिहार में नई सरकार की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहली सरकार की प्रक्रिया शुरू हो गई है क्योंकि कैबिनेट भंग करना, कैबिनेट एक बैठक करेगी, आखिरी कैबिनेट थी, तो राजभवन में पूरी गहमा गहमी है राजभवन के दरवाजे पर और कुछ ही पलों बाद यहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आएंगे। नीतीश कुमार का काफिला इस वक्त आ चुका है। देखिए, सीएम नीतीश कुमार इसी गाड़ी में हैं और सीएम नीतीश कुमार अब राजभवन की ओर जा रहे हैं। देखिए, इस गाड़ी में सीएम नीतीश कुमार हैं जो कि राजभवन की ओर निकल चुके हैं और अपना इस्तीफा सौंपेंगे इस वक्त, क्योंकि जो नियम है कैबिनेट की बैठक के बाद सरकार भंग की जाती है, विधानसभा भंग की जाती है, उसके बाद राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपने और विधानसभा भंग की कैबिनेट की सूचना से अवगत कराने के लिए वहां पर पहुंचे हैं इस वक्त। तो बहुत गहमा गहमी इस वक्त राजभवन में, बड़ी संख्या में इस वक्त मीडिया कर्मी यहाँ पर मौजूद हैं और राजभवन की ओर निकल चुके हैं अंदर। अब राज्यपाल को अपना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे क्योंकि जो कैबिनेट की बैठक हुई है, अब ये सरकार जो मौजूदा सरकार है इसका कार्यकाल खत्म हो गया है तकनीकी तौर पर कैबिनेट की बैठक के बाद और इसके बाद मौजूदा जो सरकार है इसका कार्यकाल खत्म हो चुका है और अब नई सरकार की गठन की प्रक्रिया राज्यपाल शुरू करेंगे। इस वक्त विधानसभा भी भंग कर दी गई है, इस सरकार का कार्यकाल खत्म हो गया है। अब राज्यपाल नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू करेंगे। इसके लिए पहले नीतीश कुमार विधायक दल की बैठक करेंगे, उसके बाद एनडीए का नेता चुने जाने के बाद ही राज्यपाल को अपना जो सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। फिर राज्यपाल सरकार मौजूदा जो विधानसभा की गणित को देखते हुए सरकार बनाने के लिए किसे न्योता देते हैं राजभवन पर निर्भर करता है, लेकिन जो अभी की मौजूदा अंक गणित है विधानसभा के उसके अनुसार नीतीश कुमार को ही निमंत्रण देंगे। यानी इस वक्त राजभवन के अंदर नीतीश कुमार हैं। पटना से कैमरा पर्सन ऋषि के साथ मैं शशांक। और पटना के सीएम हाउस में एनडीए के घटक दलों की बैठक हुई। बैठक के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि विधायक दल का नेता चुनने के लिए 15 नवंबर को 12:30 बजे फिर से एनडीए की बैठक होगी। रविवार को ही एनडीए के नेता सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए राज्यपाल से मिलने जाएंगे। आज की मीटिंग में जेडीयू की तरफ से नीतीश कुमार, विजय चौधरी, विजेंद्र यादव और अशोक चौधरी ने हिस्सा लिया। बीजेपी की तरफ से सुशील मोदी, नित्यानंद राय, संजय जायसवाल और हम पार्टी के जीतन राम मांझी वहां पर शामिल हुए। वीआईपी की तरफ से मुकेश सहनी वहां पर दिखाई दिए।
और जिस तरह से कैबिनेट आज के दिन अब जरूरी है ना, हमारे कैबिनेट की बैठक इसलिए जरूरी है कि चुनाव हो गया और जो भी इलेक्टेड लोग हैं उसका नोटिफिकेशन हो गया, इसलिए वर्तमान जो हाउस असेंबली विधानसभा का भंग करना पड़ेगा, ये करना पड़ता है। बाद उसकी बैठक कैबिनेट की और उस कैबिनेट में जब निर्णय होगा तो इसकी पूरी जानकारी, उसका रिकमेंडेशन बिहार में जल्द ही सरकार बनने के आसार, क्योंकि जिस तरह से आज के दिन कई बड़े दिग्गज चेहरे कैबिनेट की बैठक में पहुंचे, नीतीश कुमार, विजय चौधरी, विजेंद्र यादव, अशोक चौधरी यहां पर हिस्सा लिए और बीजेपी की तरफ से सुशील मोदी, नित्यानंद राय, संजय जायसवाल और हम पार्टी की जीतन राम मांझी भी यहां पर शामिल हुए जब एनडीए की बैठक हुई और वीआईपी की तरफ से मुकेश सहनी भी वहां पर पहुंचे। संवाददाता के राणा फोन लाइन पे पूरी जानकारी के साथ। राणा, जिस तरह से आज के दिन देखिए कैबिनेट की बैठक भी की गई और लगातार आज के दिन बैठकों का दौर चलता रहा, एनडीए के भी तमाम नेता पहुंचे थे एनडीए की बैठक में। उसके बाद जिस तरह से विधानसभा भंग करने की सिफारिश की गई, 15 नवंबर वो दिन होगा, 12:30 बजे का वक्त होगा जिस दिन ये तस्वीरें साफ होंगी कि क्या होगा आगे का पूरा जो है, जिस तरह से आगे का रोड मैप जो सेट किया जाना उसी दिन चर्चा होगी। राणा, इस बात को हमें समझना होगा, जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार जब से नतीजे आए हैं उसके बाद से लगातार बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। एक के बाद एक बैठकें हो रही हैं। एक तरफ महागठबंधन ने भी बैठक की है और दूसरी तरफ एनडीए ने भी बैठक की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपना इस्तीफा भी दे चुके हैं और उसके बाद जिस तरह से नीतीश कुमार के उस बयान को भी याद रखना चाहिए जिस तरह से उन्होंने कहा कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा, इस बात का फैसला एनडीए की बैठक में होगा। दूसरी बात, आप उस बात पर भी ध्यान दीजिए कि जिस तरह से जब कामेश्वर चौपाल जब पटना में उतरते हैं एयरपोर्ट पर, तो उनसे जब बातचीत की जाती है तो वहां पर नारे लगने लगते हैं कि अगला डिप्टी सीएम कौन होगा, तो उनके नारे लगने लगते हैं कामेश्वर चौपाल जैसा होना चाहिए। यानी कि तस्वीरें बहुत कुछ बदल सकती हैं। जिस 15 नवंबर का जिक्र हम कर रहे हैं और जिस तरह से बताया जा रहा है कि उस दिन फैसला होगा, तो उस बात पर यह ध्यान देना होगा कि आखिर उस दिन की तस्वीर क्या होगी, क्योंकि समीकरण पिछली बार से एकदम उलट है। इस बार बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है 74 सीटों के साथ, और जबकि केवल 43 सीटों पर जेडीयू है। ऐसे में इस बात पर सहमति कहां तक बन पाती है कि आखिर जेडीयू के मुख्यमंत्री कितने होंगे या फिर कैबिनेट में बीजेपी को कितनी जगह मिलती है, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो सकता है या डिप्टी सीएम का चेहरा कौन हो सकता है, क्या सुशील मोदी दोबारा से आएंगे या नीतीश कुमार आएंगे। जिस तरह से जिक्र अगर वीआईपी न्यूज को देखा जाए तो वीआईपी न्यूज इस बात का जिक्र भी लगातार करता रहा है कि आखिर सीएम का चेहरा क्या बदल सकता है। जनता के बीच से भी लगातार ये आवाजें आती रही है कि सीएम का चेहरा बदल जाना चाहिए, सरकार भले से एनडीए की बने। एनडीए की सरकार बन गई है लेकिन चेहरा बदल पाएगी क्या एनडीए या नहीं, इस बात पर अभी विचार होना बाकी है। लेकिन इस बात पर भी ध्यान इसलिए देना होगा कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने भी इस बात को कहा है कि अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है कि आखिर चेहरा कौन होगा, ये सब एनडीए की बैठक में ही इस पर फैसला होगा। तो फैसला क्या होगा, और क्योंकि अब समीकरण बदल चुके हैं, कहां तक सहमति बन पाती है, किसके कितने मंत्री होंगे, साथ में फिर हम और वीआईपी भी हैं, तो आखिर उनमें कितनी जगह उनको दी जाएगी, इस बात पर भी ध्यान देनी होगी। क्योंकि ऐसे में कहीं ना कहीं, क्योंकि एक बहुत बड़ा अंतर है नहीं सागर, अगर महागठबंधन और उनकी सीटों में बहुत बड़ा अंतर नहीं है, ऐसे में अगर सभी को संतुष्ट नहीं किया गया तो चीजें बदल भी सकती है, तस्वीरें बदल भी सकती हैं। तो उन तस्वीरों को भी संभाल कर रखना होगा कि जो तस्वीरें अभी तक दिख रही हैं वैसी ही दिखती रहें, इनमें बदलाव ना हो। तो सबको संतुष्ट करने के लिए ही 15 तारीख का इंतजार करना होगा, और उस दिन क्या कुछ निकलकर सामने आता है वो देखने वाली बात होगी सागर। लेकिन राणा देखिए, जिस तरह से हलचल है, महागठबंधन भी पूरी इसी जुगत में लगा है कि कैसे हम यहां पर समीकरण को बिगाड़ें, क्योंकि महागठबंधन का बार बार यह कहना है कि एनडीए की सरकार अधिक दिनों तक चलने नहीं वाली।
मतलब कि क्या किसी कमजोरी को पकड़ लिया क्या महागठबंधन? उससे पूरी उम्मीद है कि कुछ इसमें हलचल होगी आने वाले समय में। उसी बात का जिक्र अभी कर रहा था कि जिस तरह से नतीजों के बाद से एक तरफ जहां एनडीए लगातार बैठक कर रहा है और दूसरी तरफ महागठबंधन बैठक कर रहा है, ऐसे में 15 तारीख का जो दिन रखा गया है एनडीए की तरफ से कि उस दिन तमाम बातों पर फैसला होगा, तमाम चीजों के निर्णय लिए जाएंगे कि आखिर सरकार को किस तरह से चलाना होगा। क्योंकि अगर महागठबंधन के बड़े नेताओं की नजरें जो है वो छोटे दलों पर टिकी हुई है, चाहे फिर वो असदुद्दीन ओवैसी का ही जिस तरह से 5 विधायक हैं, काफी वीआईपी, हम एक छोटे दल हैं लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अगर एनडीए के द्वारा संतुष्टि नहीं दी जाती है तो कहीं ना कहीं तस्वीरें बदलने की बात सामने आ सकती है, तस्वीरें बदल सकती हैं। दूसरी तरफ अगर जेडीयू का जिक्र कर लिया जाए तो जेडीयू अगर पहले की आप तुलना करें, पिछली सरकार की तुलना करें तो पिछली बार जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में थी, लेकिन इस बार बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है। आखिर बीजेपी क्या शर्तें रखती है या फिर जेडीयू क्या शर्तें रखती है या फिर कितने संतुष्ट एक दूसरे से चीजें हो पाती है, ये 15 तारीख को पता लगेगा। और जिस तरह से महागठबंधन लगातार बैठकें कर रहा है, महागठबंधन लगातार अपने समीकरण बैठा रहा है, जिस तरह से बयान भी निकलकर सामने आ रहा है कि एनडीए की सरकार बहुत लंबे समय तक चलने वाली नहीं है, यानी कि कहीं ना कहीं वो इशारा है, जिस तरह से ये इशारे हमने मध्य प्रदेश में भी देखे थे। जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी उसके बाद से लगातार बीजेपी की तरफ से ये बयान आ रहे थे कि ये सरकार ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। और उसके बाद तस्वीरों को बदलते हुए हमने देखा है कि किस तरह से तस्वीरें मध्य प्रदेश में बदली है होली के दिन। उसके बाद जिस तरह अभी यही बयानबाजियां महागठबंधन की तरफ से निकलकर सामने आ रही है कि एनडीए की सरकार ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है, तो तस्वीरें बदल सकती हैं। ऐसे में एनडीए के सामने एक पूर्ण बहुमत बने से है एनडीए गठबंधन होने की वजह से, लेकिन उसको संभाल पाना एक बड़ी चुनौती होगी कि क्या उन चुनौतियों को एनडीए फेस कर पाता है, उन चुनौतियों का सामना अच्छे से कर पाता है, उनसे अच्छे से निपट पाता है, क्या सभी को संतुष्ट कर पाता है, ये 15 तारीख को पता लग जाएगा और उसके बाद की तस्वीरें क्या होंगी ये भी साफ हो जाएगी। सागर, ठीक है, लेकिन राणा आपको भी मतलब कि पूरी तरह से लग रहा है कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में जो हमने तस्वीरें देखी कुछ उसी तरह की तस्वीरें यहां पर भी हो सकती हैं, क्योंकि बार बार देखिए कांग्रेस की तरफ से आज के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, कांग्रेस का भी यही कहना है कि लगातार बीजेपी सिमटती चली जा रही है, एनडीए सिमटती चली जा रही है और यहां पर भी कुछ वैसे समीकरण अगर बने तो शायद एक जगह से और हाथ धोना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि दूसरी एक और हमें इन बातों को जिस तरह से बयान निकल कर सामने आ रहे हैं तो उन बयानों पर भी हमें ध्यान देना होगा। जिस तरह से मैं अभी जिक्र कर रहा था जब वो पटना में उतरते हैं तो उनके नाम के नारे लगने शुरू हो जाते हैं कि आगे का डिप्टी सीएम कैसा हो, कामेश्वर चौपाल जैसा हो, ये नारे बहुत यानी कि इन नारों से क्या समझ लिया जाए कि अब सुशील मोदी का पता साफ हो चुका है और अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं खटपट होना जरूरी है, यानी खटपट हो सकती है। ऐसे में नीतीश कुमार के अगर बयानों को आप देखिए तो नीतीश कुमार जिस तरह से बयान दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, तो कौन सीएम होगा ये सारी बातें बैठक में तय होंगी, एनडीए की बैठक में तय होंगी, यानी कि वो भी अभी उतने आश्वस्त नजर नहीं
चाहिए था, क्योंकि उनको भी पता है कि इस बार वो बड़े भाई की भूमिका में है नहीं, वो छोटे भाई की भूमिका में है। और अगर वो छोटे भाई की भूमिका में है तो उनको कहीं ना कहीं कुछ जगहों पर झुकना पड़ सकता है, शर्तों में ढील हो सकती है, यानी कि जो शर्तें वो रखेंगे इस बार उतनी शर्तें मानी नहीं जाएंगी, यानी कि इस बार बीजेपी पूर्ण रूप से हावी होगी और 74 सीटों के साथ अगर बीजेपी है तो हावी होना उसका बनता भी है। लेकिन अब कौन निकल कर आता है, और जिस तरह से मैं कह रहा था कि छोटे दल वीआईपी और हमको कितना संतुष्ट बीजेपी कर पाती है अपनी उस एनडीए की बैठक में मंत्री पद देकर, या फिर कितने मंत्री किसको देते हैं, किसको कितनी तवज्जो दी जाती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। अगर संतुष्टि नहीं हुई, लेकिन राणा देखिए, ऐसे मौकों पर, ऐसे लम्हों में उन छोटे दलों का बड़ा फायदा हो जाता है जो 1 सीटें जीतते हैं, 4 सीटें जीतते हैं, क्योंकि जिस तरह से क्रिकेट मैच में एक एक रन बड़ा महत्वपूर्ण होता है, ठीक उसी तरह हमने देखा कि सत्ता के समीकरण को बदलने और बनाने में एक एक सीटें भी बड़ा महत्वपूर्ण होती हैं। राणा, जो नतीजे बिहार के हैं ऐसे में एक एक सीट बड़ी अहम हो जाती है, क्योंकि जीत और हार का फासला बहुत बड़ा नहीं है, महज 11 से 12 सीटों का फर्क नजर आता है। और ऐसे में अगर ये समीकरण रहते हैं तो, और जिस तरह से आप बता रहे थे कि छोटे दल की बड़ी अहम भूमिका है, सोचेगा कि अगर वो छोटे दल छिटक जाते हैं तो फिर नतीजे क्या हो सकती है, तस्वीरें क्या हो सकती हैं, बिहार का भविष्य फिर क्या होगा, बिहार का सीएम का चेहरा फिर क्या हो सकता है। इसलिए ये अहम, इस समय जो छोटी चीजें हैं, छोटे दल हैं जो 2-2, 3-3 या 4-4, 5-5 सीटों के साथ है, उनको कब्जे में रखना, उनको संतुष्ट रखना इस समय पर एनडीए के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। उसको इस चुनौती को संभालना होगा, इस चुनौती का डटकर सामना करना होगा और उतना संतुष्ट भी करना होगा जितने की आवश्यकता है, वरना तस्वीरें बदल सकती है। और जिस तरह से हम जिक्र अभी कर रहे थे कि मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र वाली तस्वीरें ना हो जाए, वो तस्वीरें हो सकती हैं अगर संतुष्टि नहीं होती है, अगर शर्तों को नहीं माना जाता है तो। और अभी 15 तारीख को क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, और 15 तारीख ही बताएगी सागर की आखिर क्या तस्वीरें हो सकती हैं। लेकिन ऐसे में जिस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, जिस तरह से मैं अभी कामेश्वर चौपाल का जिक्र कर रहा था, और जिस तरह से बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, चाहे फिर वो महागठबंधन की तरफ से हो या एनडीए की तरफ से हो या नीतीश कुमार का ही खुद का बयान क्यों न हो, वो बयान अपने आप में भी बहुत कुछ कह रहे हैं। वो अभी भी ये बता रहे हैं कि समीकरण जितने मजबूत नजर आ रहे हैं, जितना दिखाने की कोशिश की जा रही है, उतने हैं नहीं, यानी कि समीकरण बदल सकते हैं। लेकिन 15 तारीख का इंतजार करना होगा कि आखिर होगा क्या। सागर, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राणा पूरी जानकारी के लिए। तो के राणा भी यही कहते हैं कि सत्ता का समीकरण कब बदल जाए ये कोई नहीं जानता। जिस तरह से आपने महाराष्ट्र की तस्वीरें देखी और बीजेपी जिस तरह से जनाधार खोई है अन्य राज्यों में, यहां पर एनडीए की हालात लगभग वैसी ठीक सामने दिखाई दे रही है। और बुलेटिन में